Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 10th of April 2023। 10 अप्रैल 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले सवालों के साथ, लेकिन आपके लिए रिक्वेस्ट ये रहेगी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो डू लाइक द वीडियो। सबसे पहले कि आज के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। The first question, as you can see in the screen, metamaterial. Metamaterial is sometimes seen in news. आपको बताना एक ऑब्जेक्ट होता है विच गेन्स इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम इट्स। तो ये मेटा मटेरियल अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे गेन करते हैं? ऑप्शंस आर ए टेम्परेचर, बी कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स, सी चेंज ऑफ फेज, या डी इंटरनल माइक्रोस्ट्रक्चर। तो आपको बताना है कि मेटा मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी कैसे गेन करते हैं। लेट मी टेल यू द आंसर नाउ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी इंटरनल माइक्रोस्ट्रक्चर। तो एक मेटा मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल कंपोजिट दैट गेन्स इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर रादर देन इनहेरिटिंग देम डायरेक्टली फ्रॉम द मटेरियल इट इज़ कंपोज्ड ऑफ। तो जिस चीज़ से ये मटेरियल बना रहता है वहाँ से ही अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं गेन करता है, रादर ये अपने स्ट्रक्चर से गेन करता है, ठीक है ना। तो द टर्म्स particularly this metamaterial is used in operations like optical filters, medical devices, remote aerospace application। ये सारी इसके applications हैं। दूसरा सवाल है रेयर अर्थ मेटल हैव इट्स एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। रेयर अर्थ मेटल्स का एप्लीकेशन कौन कौन से एरियाज में हो सकता है? पहला है फाइबर ऑप्टिक्स, सेकंड है पेट्रोलियम रिफाइनिंग, थर्ड है एक्सरे इमेजिंग, फोर्थ है वाटर ट्रीटमेंट, पांचवा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI। तो आपको बताना है कि इनमें से आप कहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स का यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से। ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 4 5, 2 4 5 या 1 2 3 4 5। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 2 3 4 5। सभी फील्ड्स में इसका एप्लीकेशन है। देखो क्या होता है, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और कई बार इनका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होता है। जैसे कई बार टर्म्स भी आप देखेंगे यूपीएससी यूज़ करेगा कैन, ये मे, कैन या पॉसिबिलिटी है, मतलब ऐसे जहाँ का पॉसिबिलिटी है। तो देखो अमूमन यूज़फुलनेस पॉसिबिलिटी तो हर फील्ड में कहीं ना कहीं हो जाती है, इसलिए इसमें ज़्यादातर यही होता है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ हालांकि। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मेटल्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो सेरामिक्स जैसे कि कैपेसिटर, रिफ्रैक्टर, सिंटिलेटर्स, कलरेंट्स, सेंसर्स, इसमें यूज़ हो सकता है। लैंथेनम, इन सब का, सीजियम का। देन मैग्नेट्स में मैग्नेट्स के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। एंड नियोडाइनियम, प्रेसबायोपियम में मोटर्स, डिस्क ड्राइव, MRI, पावर जनरेशन, माइक्रोफोन, स्पीकर, मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन। मेटल एलॉयज़ के रूप में आप यूज़ कर सकते हो फ्यूल सेल्स में, स्टील में, लाइटर फ्लिंट्स में, सुपर एलॉयज़ में, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। देन फॉस्फर्स के रूप में आप यूज़ कर सकते हो फ्लोरेसेंट लाइटिंग, मेडिकल इमेजिंग, लेज़र्स, फाइबर ऑप्टिक्स। देन ग्लास एंड पॉलिशिंग के फील्ड में आप यूज़ कर सकते हैं पॉलिशिंग कंपाउंड, कलराइजर्स, UV रेजिस्टेंट ग्लासेस, एक्सरे इमेजिंग में। एंड कैटलिस्ट के रूप में आप यूज़ कर सकते हो पेट्रोलियम रिफाइनिंग, कैटालिटिक कन्वर्टर, डीजल एडिटिव्स, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन स्क्रबर, केमिकल प्रोसेसिंग, इन सारी फील्ड्स में आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। तीसरा सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोब टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, ठीक है ना। दूसरा है दे कैन स्प्रेड बिटवीन पीपल एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग फ्रॉम फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तीसरा कह रहा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस माइक्रोब्स डज नॉट अकर नेचुरली। तो आपको बताना है करेक्ट कौन कौन सा स्टेटमेंट है। एक बार फिर से आप तीनों स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट आपके सामने है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 and 2 ओनली। तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये नेचुरली अकर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एंटीबायोटिक लेने से ही होती है, ये होते हैं, ये नेचुरली भी अकर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे बढ़ते हैं। फ्रंट पेज की सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है टेलीकॉम अथॉरिटीज़ हैज़ ब्लॉक्ड 120 सेंडर IDs फॉर द बल्क मैसेजिंग ओवर चाइना लिंक। अब देखो क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है आइडिया का या SBI करके कुछ लिखा रहता है ना। तो ये जो आगे लिखे रहते हैं ना, ये वर्ड्स लिखे रहते हैं जिससे आप पहचानते हो कि वो क्या है क्या नहीं है।
तो वो उनके हेडर कहलाते हैं। तो याद देख लीजिए इसको, हेडर इज नोन एज अ सेंडर आईडी, इट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द ब्रांड और कंपनी नेम ऑफ द मैसेज सेंडर। ठीक है ना, तो जैसा मैंने आपको बताया था, हेडर जो होता है ये सेंडर आईडी होती है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है कैरेक्टर्स का और नंबर्स का, विच रिप्रेजेंट्स द ब्रांड और कंपनी नेम ऑफ द मैसेज सेंडर। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया है कि वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का जो हेडर है वो WBSEDC है। ठीक है ना, एंड इसको ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया था और चाइनीज़ होस्ट ने इसको ले लिया था। अब क्या होता है, बहुत सारे मैसेजेस आपको फेक भी आते हैं आजकल, स्कैम के रूप में भी मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो चाइनीज़ कंपनी के लिंक होते हैं उनमें, और इसी कारण से 120 हेडर्स जो ऑपरेट कर रहे थे चाइनीज़ एंटिटीज़, उनको बैन कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको जानना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला टॉपिक है इंडिया का जो टाइगर पॉपुलेशन है, इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय मोर, मतलब इंक्रीज्ड एंड नाउ इट इज़ मोर देन 3000, है ना। तो अब टाइगर पॉपुलेशन जो इंडिया में है वो 3000 के ऊपर पहुंच चुकी है। लास्ट सेंसस अगर आपको याद हो 2018 का, तो 2967, याद रखिएगा 2967 था 2018 के सेंसस में, एंड 2014 के सेंसस में 2226 था, है ना। 2226 था 2014 में, 2967 था 2018 में। अब ये जो टाइगर सेंसस होता है हर 4 साल में होता है, और इसको कंडक्ट कौन करता है, इसको कंडक्ट करता है NTC, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसका फॉर्मेशन 2005 में टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन में किया गया था। ठीक है ना, तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड दीज आर द फैक्ट्स, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब अभी प्राइम मिनिस्टर ने इसको 50th एनिवर्सरी थी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, प्रोजेक्ट टाइगर की 50th एनिवर्सरी, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में, है ना। 1973 में जिम कॉर्बेट से स्टार्ट किया गया था, और प्रोजेक्ट टाइगर, पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो बांदीपुर पहला टाइगर रिजर्व था। ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट क्या था, पहला नेशनल पार्क था। ठीक है ना, और बांदीपुर जो था वो पहला टाइगर रिजर्व था। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से स्टार्ट किया गया था, और उसकी 50th एनिवर्सरी में ये प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि 3000 से ऊपर के नंबर हो चुके हैं। और टाइगर नंबर्स एस्टिमेट कैसे किए जाते हैं, तो टाइगर नंबर एस्टिमेट करने के लिए पहला मेथड है ऐड करना एनिमल्स कॉट इन द कैमरा ट्रैप्स, है ना। कैमरा ट्रैप्स लगाए जाते हैं, फिर एनिमल्स देखे जाते हैं कितने कॉट हुए, कितने एनिमल्स की फ़ोटो उसमें कैप्चर की गई। फिर इसके बाद दूसरे जो नंबर्स हैं वो अलग तरीके से काउंट, स्टैटिस्टिकल टेक्निक से काउंट किए जाते हैं। ठीक है ना, तो लगभग 3080 यूनिक टाइगर्स देखने को मिले इस बार टाइगर कैमरा ट्रैप्स में। तो ये तो कन्फर्म है कि 3000 से ऊपर है, क्योंकि 3080 यूनिक टाइगर्स कैमरा ट्रैप में आए हैं। ठीक है ना, एंड लास्ट सेंसस में नंबर 2603 था, 2603 था, एंड इस बार कैमरा ट्रैप में ही 3080 लोग आ चुके हैं, 80 टाइगर आ चुके हैं। तो याद रखिएगा 4 साल में होता है NTCA का जो ये टाइगर सेंसस है। अच्छा, एक ये नंबर्स इंक्रीज़ करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन साइन किया गया था, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन। ये भी याद रखिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन जो था वो 2010 में अडॉप्ट किया गया था। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन कब अडॉप्ट किया गया था, 2010 में अडॉप्ट किया गया था, एंड इट वॉज अडॉप्टेड बाय द लीडिंग 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ द्वारा ये अडॉप्ट किया गया था। और ये कहा गया था कि जो नंबर हैं 2022 तक डबल कर देने, टाइगर्स के नंबर 2022 तक डबल कर देने। इंडिया ने अपने टारगेट पूरा कर लिया था, है ना, 2018 में ही कर लिया था इनफैक्ट, क्योंकि उस समय हमारे इंडिया में 1400 के आसपास थे, और 2018 वाले सेंसस में हमारे 2900 आए, तो हम डबल कर चुके थे, है ना। एंड इसके अलावा 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ जो है वो कौन कौन सी हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो रशिया थोड़ा अलग है, चाइना थोड़ा बाहर है, एशिया से बाहर की जो कंट्री है उसमें रशिया याद रखिएगा अलग है, और चाइना अलग है ना। इसके अलावा बाकी सारी की सारी जो है अपनी एशियन कंट्रीज़ हैं, मतलब एशियन तो चाइना भी है, लेकिन चाइना और रशिया थोड़ा बड़े पावर्स में बाहर के हैं। अदरवाइज़ बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये अब टोटल कंट्रीज़ हैं, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये एक फोटोग्राफ देखो लिखा है वन विहार नेशनल पार्क का, कहाँ पर है वन विहार नेशनल पार्क, भोपाल मध्य प्रदेश में है। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में डिस्कस करना। तो ये तो हो गई। तीसरी न्यूज़ है इंडिया टू ब्रिज लैंग्वेज गैप विद नेबर्स। अब इंडिया ने क्या किया है, अपने नेबर्स को देखते हुए इंडिया में कुछ ऐसा एक ग्रुप बनाना चाहते हैं जो कि उनकी लैंग्वेजेस बोलते हों,
है ना। तो इंडिया इज प्लानिंग टू बेसिकली क्रिएट अ पूल ऑफ एक्सपर्ट्स इन द लैंग्वेज स्पोकन इन द नेबरिंग कंट्रीज लाइक म्यांमार, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, इन सब के साथ, ताकि बेटर पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो सके। तो ये काम सौंपा गया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस को इन्विसाज किया गया है और एक प्रोग्राम, स्पेशल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज, द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज, जहाँ पर ट्रेन किए जाएंगे 5 से 10 लोग इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इन कंट्रीज़ की। लैंग्वेजेस कुछ मैं आपको बता देता हूँ। 10 लैंग्वेजेस हैं बेसिक। कज़क लैंग्वेज कज़ाकिस्तान वाली, उज़्बेक लैंग्वेज उज़्बेकिस्तान की, भूटानीज़ भूटान की, घोटी लैंग्वेज ऑफ तिब्बत बर्मीज़ बर्मा की, खमेर यानी कि लैंग्वेज ऑफ कंबोडिया, थाई, सिन्हलीज़ तो श्रीलंका की है, थाई थाईलैंड की है, बहासा इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बोथ इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि दीज आर द लैंग्वेजेस जहाँ पे एक्सपर्ट्स का पूल बनाया जाएगा। और ये एक अच्छी पहल रहेगी लैंग्वेज फ्रेंडशिप, द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज के रूप में ICCR को ये काम सौंपा गया है। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे इंडिया में भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि लैंग्वेजेस की स्टडी कराते हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सिन्हाला भाषा बुलवाई जाती है। इसके अलावा स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस भी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि आपकी बहासा हो गई, बर्मीज़ हो गई, तिब्बतन हो गई, इसके कोर्सेज हैं ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा। आइडिया है बेसिकली टू इनेबल इंडिया टू ट्रांसलेट इट्स एपिक्स इन क्लासिक्स एज वेल एज कंटेम्प्रेरी लिटरेचर इनटू दीज लैंग्वेजेस सो दैट पीपल कैन रीड देम। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है जो कि इसके अंतर्गत है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये फ्रंट पेज के 3 बड़े न्यूज़ आइटम्स के बाद अब आगे मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल ऑफ द डे, अवेटिंग लिफ्ट ऑफ इनटू द सेकंड स्पेस एज। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि देखो जो स्पेस एज है वो शुरू हुई थी 1957 में, जब स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। फिर 1961 में कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट पर्सन इन द स्पेस। इसके बाद 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग मेड हिस्ट्री बाय वॉकिंग इनटू द मून, है ना। फर्स्ट स्पेस एज अगर आप देखें तो वो जो टाइम था वो कोल्ड वॉर का टाइम था, और उस टाइम पे जो मेजॉरिटी प्लेयर थे वो 2 ही थे, रशिया और USA। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्पेस एज के बारे में ऑथर ने बोला है। अब ऑथर का कहना है जो सेकंड स्पेस एज है जो 1990s के बाद स्टार्ट हुई है, 1991 स्पेसिफिकली जो ब्रेकडाउन ऑफ USSR, उसके बाद का अगर हम पीरियड ले तो इट इज़ द पीरियड नाउ विच हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय ऑल द मेजर कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज अब इसमें इन्वॉल्व है, यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व है, इनफैक्ट चाइना इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है इसरो के रूप में। तो बहुत सारी मेजर कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। और दूसरा इसका जो नया स्पेस एज आ रहा है उसमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स। अगर आप देखें तो प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि लास्ट ईयर 180 रॉकेट या स्पेस लॉन्चेज में अमेरिका में 61 बाय एलन मस्क स्पेस एक्स के 61 थे, है ना। एंड 90% ऑफ द ग्लोबल स्पेस लॉन्चेस सिंस 2020 आर बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ऑथर ने अब इंडिया की जर्नी ट्रेस की है, जैसे कि फर्स्ट जो साउंडिंग रॉकेट था वो US सप्लाइड नाइक अपाचे रॉकेट था, लॉन्च किया गया था थुम्बा केरला से 1963 में। फिर 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया एंड इट हैज़ कम अ लॉन्ग वे नाउ। लगभग 15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, एनुअल बजट है लगभग 12,000 से 14,000 करोड़ के बीच में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इंडिया के एस्पेक्ट से है। पहला जो मेजर प्रोजेक्ट था वो था सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, साइट प्रोजेक्ट था। ये बेसिकली लीज किया गया था एक US सैटेलाइट इन 1975-76 फॉर एजुकेशनल आउटरीच अक्रॉस 2400 विलेजेस विच वॉज कवरिंग मोर देन 5 मिलियन पीपल। इसके अलावा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वॉज न्यू मास कम्युनिकेशन टूल एंड आप सबको पता है GSAT का फिर मतलब वो किया गया, इनसैट बनाई गई, है ना। और इसके अलावा फिर लॉन्च व्हीकल्स में हम आ गए तो SLV हमने बनाया, VSLV बनाया। इसके अलावा हमने PSLV बनाया 1994 में, जिसके बाद जो कि हमारा मेजर वर्क हॉर्स है, 50 से ज़्यादा हमने मतलब मिशंस कर लिए हैं। रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम हमने बनाया। इसके अलावा हमने GPS सैटेलाइट के लिए नाविक सिस्टम बनाया एंड इसके अलावा जो सैटेलाइट एडेड नेविगेशन है उसमें हमने गगन के रूप में जो एक जॉइंट प्रोजेक्ट है इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। गगन किसका प्रोजेक्ट है? इसरो प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, विच वॉज टू ऑगमेंट द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है उसको ऑगमेंट करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में और उसके 1500 किलोमीटर के आसपास के बॉर्डर में कवर करेगा, व्यू करेगा, है ना।
फिर नाविक सिस्टम तो आप सबको पता है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, है ना, 7 सैटेलाइट्स का ग्रुप गया था जो। तो ये सब डेवलपमेंट्स हमने किए हैं इंडिया ने, तो काफ़ी अच्छा है, इंडिया का जो रोल है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा इंडिया में भी प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल हमने NSIL बनाया है, NSIL के रूप में बनाया, नेशनल स्पेस, मतलब NSIL बनाई। फिर हमने इन स्पेस भी बनाया, एक बॉडी बनाई इन स्पेस, NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हमने बनाया, जिसने कॉमर्शियल जो आर्म थी पहले इसरो की, अंतरिक्ष, उसको रिप्लेस किया। इसके अलावा इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर बनाया 2020 में एज अ सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर द प्राइवेट सेक्टर को क्लियरेंस देने के लिए इन स्पेस हमने बनाया, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर सेटअप किया, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे कहा कि हमारे यहाँ लाइसेंसिंग अथॉरिटी आएगी कि नहीं आएगी ये अभी क्लियर नहीं है हालांकि, लेकिन अभी जो नई स्पेस पॉलिसी आपने याद होगा, अभी मैं 2 दिन पहले आपको बताया था, द न्यू स्पेस पॉलिसी इज हार्पिंग टुवर्ड्स, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें फोकस किया गया है प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिए। इसरो का रोल R&D तक लिमिटेड रखने के लिए कहा है कि आप भैया आप नई टेक्नोलॉजीज़ बनाओ, R&D बनाओ, और बाकी सब मैन्युफैक्चरिंग और ये सब प्राइवेट सेक्टर देखेगा, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी पॉलिसी है जिसमें प्राइवेट का रोल और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। और जो सेकेंड स्पेस एज है उसमें इंडिया मिस नहीं करना चाहता, द अपॉर्चुनिटी इंडिया डजंट वांट टू मिस। सेकेंड जो एडिटोरियल है वो है डायरेक्टिंग AI फॉर बेटर एंड स्मार्टर लेजिस्लेशन। अब यहाँ पे सिंपल सा है, टॉपिक पढ़ के ही आप समझ जाएंगे कि इसमें ऑथर ने कहा है कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आप बेटर और स्मार्टर लेजिस्लेशन ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे AI की मदद से भी ChatGPT बना, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो लेजिस्लेशन के बारे में क्लियर कर सकते हैं लॉ बनाते समय। बहुत सारा डेटा आपके हाथ में है, कौन सी कंट्री में कितना क्या इफेक्टिव रहा है, तो आप इससे बेटर लेजिस्लेशंस बना सकते हैं। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा ऑथर ने कहा है कि जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से AI का यूज़ कर सकते हैं किसी लेजिस्लेशन को समझने के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो हैं वो कई बार लॉ नहीं समझ में आता, लॉ की भाषा नहीं समझ में आती है, तो आप AI की मदद से उस भाषा को समझ सकते हैं, उसके अंदर के जो इंट्रिकेसीज हैं उनको समझ सकते हैं, ठीक है ना। एंड अगर किसी सिटीजन को अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है वेलफेयर स्कीम में, तो वो AI की मदद से, या AI में ये डाल दे कि भाई मेरी एज इतनी है और ये है कि कौन कौन से सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है इंडिया के जो मेरे ऊपर लागू होते हैं, तो वो ऑलरेडी बता देगा। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेटर्स को भी बहुत सारी मदद AI दे सकता है। AI दे सकता है कि क्या ग्रीवेंसेज हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, क्या ग्रीवेंसेज हैं इस रीजन के, उनके अकॉर्डिंग आप लॉ बना सकते हैं, है ना। पार्लियामेंटेरियंस को मदद हो सकती है अगर उनको आंसर करना है ना। पब्लिक कंसल्टेशन में मदद हो सकती है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। मैनिफेस्टो बनाते समय मदद हो सकती है AI की मदद से। बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसे टूल्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे जापान में AI टूल यूज़ हो रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज बाय द लेजिस्लेटर्स। जो लेजिस्लेटर्स आंसर देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं ना, उसके लिए भी AI टूल है। ब्राज़ील में भी एक डेवलप है जिसका नाम है उलिसेस नाम का एक AI सिस्टम है विच सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, है ना। तो इसी तरीके से ऑल दिस थिंग्स आते हैं। इंडिया में भी आप सबको पता है कि ई विधान पोर्टल बन रहा है, नेशनल ई विधान पोर्टल, वन नेशन वन एप्लीकेशन के रूप में, है ना, जिसमें जहाँ पे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में डिटेल चाहिए वो सारी एक ही जगह मिल जाएगी, नेशनल ई विधान पोर्टल, है ना। तो हम भी ऑलरेडी बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर के, लेकिन AI की मदद से अगर हम आगे बढ़ें तो और ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। जैसे कि अभी कोविड के दौरान कौन से मतलब एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897 था, वो फेल हो गया टू एड्रेस द कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। तो इससे ये क्लियर होता है कि कौन से एक्ट नहीं एप्लीकेबल हैं, वो भी AI की में इंफॉर्मेशन आ सकती है कि आज टाइम को देखते हुए कौन से एक्ट एप्लीकेबल नहीं होंगे, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट कि AI का किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। आगे मूव करते हैं यहाँ पे। वाई अ नॉन इन्वेजिव टेस्ट फॉर एंडोमेट्रियोसिस इज टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम। तो अब ये क्या है, एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एंडोमेट्रियोसिस इज अ पेनफुल क्रॉनिक डिसीज इन विच टिश्यूज सिमिलर टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस और एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, है ना। लाइनिंग ऑफ द यूट्रस और एंडोमेट्रियम ग्रोज आउटसाइडेड, मतलब यूट्रस से बाहर फिर ग्रो कर जाती है, तो एंडोमेट्रियोसिस उसी को कहते हैं। इट्स अ वेरी पेनफुल क्रॉनिक डिसीज, है ना। एंड यहाँ पे ऑथर ने ये कहा है कि एंडोमेट्रियोसिस का बेसिकली कोई
अभी तो कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो नॉन इन्वेजिव हो, नॉन इन्वेजिव नेचर का कोई टेस्ट नहीं है, ना ही डेवलप हुआ है। हालांकि डॉट लैब करके एक लेबोरेटरी है यूएस में जिसने कहा कि हम एक ब्लड टेस्ट बना चुके हैं जो कि ईजिली डिटरमाइन कर सकता है कि क्या है। बट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी इज हाईलाइटेड बाय द फैक्ट दैट पीपल हैव टू वेट फॉर 6.7 ईयर्स ऑन एन एवरेज फॉर द डायग्नोसिस। लेकिन अगर आप आंकड़ों पे देखो तो लगभग 6 से 7 साल लग जाते हैं लोगों को ये जानने में कि उनको एंडोमेट्रियोसिस है ना, विच इज़ मच हायर देन एस्टिमेटेड। मतलब बहुत सारी डिसीजन काफ़ी ज़्यादा ही है, एंड कई केसेस में तो अनडायग्नोस्ड भी रह जाता है क्योंकि बहुत पेनफुल प्रोसेस है, इन्वेजिव प्रोसेस है। इसको डिटरमाइन करने के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं क्लियरली आपको, अगर आपको करना है तो यहाँ पे ऑथर ने रीजंस बताए कि क्यों ऐसा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एंडोमेट्रियोसिस एक इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज एंड इट कम्स अंडर रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, है ना, विच इज़ नॉट ग्रेटली सपोर्टेड बाय फंडिंग एजेंसीज। इनका रीज़न ऑथर ने कहा कि ये रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में आता है विच इज़ नॉट ग्रेटली सपोर्टेड बाय द फंडिंग एजेंसीज, एंड इसीलिए जो कंपनीज हैं, जो फार्मा कंपनीज हैं, दे आर नॉट फोकसिंग इनफ ऑन दिस डिसीज, ठीक है ना, देयरफॉर दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस डिसीज एंड एंडोमेट्रियोसिस रिसर्च इज सीवियरली अंडर फंडेड। जो एंडोमेट्रियोसिस की रिसर्च है वो सीवियरली अंडर फंडेड है वर्ल्ड में, इस कारण से भी इसका कोई तरीका नहीं निकला है। अगला टॉपिक है मुद्रा लोन्स टू स्मॉल फॉर बिजनेसेस। ऐसा पी चिदम्बरम जी ने कहा कि मुद्रा लोन्स जो है बहुत कम होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू 10 लाख रुपीज़ टू द नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइज फंड, है ना, स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, ठीक है, 10 लाख तक का लोन दिया जाता था। मुद्रा स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच इज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ये प्रोवाइड करता है नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म लोन प्रोवाइड करता है ताकि हर व्यक्ति जो है अगर एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है तो वो कर सके, ठीक है ना। तो मुद्रा डायरेक्टली लेंड नहीं करता है इट डज नॉट लेंड डायरेक्टली टू द माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, है ना, एंड रीफाइनेंस के माध्यम से होते हैं। 3 तरीके के लोन्स हैं, शिशु, किशोर और तरुण। एंड जो शिशु लोन है वो 50,000 तक के लोन है, एंड जो किशोर लोन है वो 50,000 से 5 लाख तक के लोन है, और जो तरुण लोन है वो 5 लाख से 10 लाख तक के लोन है। एंड ये जो लोन्स होते हैं दिस स्कीम में वो कोलैटरल फ्री लोन्स होते हैं, दे आर कोलैटरल फ्री। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आप आगे बढ़ सकते हैं मेरे साथ। नो साइंटिफिक डेटा टू अपोज सेम सेक्स मैरिज। अब साइकियाट्रिस्ट बॉडी जो है आईपीएस यानी कि इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी जो है, उनके प्रोफेशनल्स का ये कहना है कि हमारे पास ऐसा डेटा नहीं है कि सेम सेक्स मैरिज जहाँ पे हुई हो तो उसके कोई हार्मफुल इम्पैक्ट हो या कुछ उसका निगेटिव इम्पैक्ट हो, है ना। और उनका ये कहना है कि दिस इज़ वेरी मच एसेंशियल कि जो उनकी जो सेम सेक्स कपल्स हैं जो अगर हैं तो उनको फिर अडॉप्शन के भी राइट्स होने चाहिए, इनहेरिटेंस के भी राइट होने चाहिए। ये साइकियाट्रिक सोसाइटी का कहना है कि इससे ज़्यादा बेटर मेंटल फ्रीडम और जो मेंटल हेल्थ है वो ज़्यादा बेटर रहेगी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की। अगली जो न्यूज़ है वो है इंडियन अमेरिकन CR राव विंस नोबेल प्राइज इक्विवेलेंट इन स्टैटिस्टिक्स एट द एज ऑफ 102। तो CR राव जी को एक जो इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन है ना, CR राव, उनको अवार्ड किया गया है 2023 के इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स से, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स विच इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। और इंटरनेशनल प्राइज फॉर स्टैटिस्टिक्स दिया गया है जो कि नोबेल प्राइज फॉर स्टैटिस्टिक्स के बराबर है। इट इज़ अवॉर्डेड वंस एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में केवल एक ही बार अवार्ड दिया जाता है, विच इज़ फॉर द मेजर अचीवमेंट यूजिंग स्टैटिस्टिक्स टू एडवांस साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो स्टैटिस्टिक्स की मदद से साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट किया जाता है, उसमें उसके कारण है ये, ठीक है ना। CR राव जी का जो वर्क है वो स्टैटिस्टिक्स में बस में नहीं है, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, नेशनल प्लानिंग, डेमोग्राफी, बायोमेट्री, मेडिसिन, हर फील्ड में आप यूज़ कर सकते हैं। इनकी एक टेक्निक है राव स्कोर टेस्ट बोलते हैं उसको, राव स्कोर टेस्ट। ये प्रोफेसर राव ने 1948 में डेवलप की थी। ये जेनरिक अप्रोच है टू टेस्ट द हाइपोथीसिस को टेस्ट करने की एक टेक्निक थी जिसको बोलते हैं राव स्कोर टेस्ट। इसके अलावा 2 टेस्ट और हैं, जर्जी नेमैन टेस्ट है और ES पर पियर्सन एंड अब्राहम वॉल टेस्ट है। इन तीनों टेस्टों को मिला दिया जाए तो होली ट्रिनिटी ऑफ द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा।
and he also contributed in the orthogonal arrays, which is a concept in combinatorics used to design experiments whose results are qualitatively good as early as 1949. 1949 में इन्होंने orthogonal arrays डेवलप कर लिया था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. साइबर इंश्योरेंस, तो आप सबको पता होगा कि आजकल साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. रैंसमवेयर, साइबर डेटा, ये सब थ्रेट पे रहता है. तो अब एक नया चीज़ निकल के आया है. जो बिजनेसेस वल्नरेबल हैं फॉर द साइबर मतलब रिस्क्स एंड ऑल, उनके लिए है कि आप साइबर इंश्योरेंस ले लो. साइबर इंश्योरेंस बेसिकली कि जो आपके लॉसेस होंगे अगर इस तरीके से, तो उनको कंपनसेट कर देगा. तो ऑब्वियसली बात है, ये भी वही चीज़ है. तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. दैट इज इट फॉर द डे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.